वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। क्या आप चाहते हैं कि इसका समाधान निकले या फिर आपको लगता है ये बखेड़ा खड़ा रहना चाहिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कर दी ये तीनों बिल फाड़कर। वो कानून नहीं फाड़ा था, वो अपनी इज्जत जो बची कुची है उसका फलूदा बनाया था। अरे भूमाफियाओं को पाल के किसानों की जमीन लुटवा के, अरे क्या बोल रहे हो, क्या बात करने लायक हो? डिमांड पर डिमांड है और एक ही डिमांड है कि कानून को निरस्त करे। वोट की राजनीति में जीत नहीं पाए, वो इस प्रकार की ट्रैफिक को चोक करने की राजनीति कर रहे हैं। कानून अब वापस नहीं होंगे, अगर बातचीत करनी है तो करें। अब यहाँ पे कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। नक्सल मूवमेंट तो कहता ही है कि बस ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम जिसमें देश की बात होती है। ये देश है हमारा और ये देश है हमारा में इस हफ्ते भी बात करेंगे हम किसानों की, लेकिन किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संवाद की, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा, एमएसपी है और रहेगी, ना कोई हिला सकता है ना कोई हटा सकता है, ये मेरा आपसे वादा है, ये बोले प्रधानमंत्री मोदी। तो ये देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी सीधी और सपाट बात भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, और हमारे साथ होंगे कई दिग्गज मंत्री आज बात करने के लिए ये देश है हमारा के इस हफ्ते के एडिशन में। नए कानून के बाद 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके, न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके, वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों से ये सीधा संवाद है, जिसमें एक तरफ विपक्ष पर जोरदार वार है तो दूसरी तरफ किसानों के लिए ये भरोसा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। ये बरगलाने की बात नहीं कि हमारे बरगलाने में किसान का क्या विवेक नहीं रखते, उनको नहीं पता उनका हित कहाँ है। अगर इस देश का किसान आज खड़ा हो गया है, न्याय की मांग कर रहा है, उस पे टीयर गैस चलती है, लाठी चलती है, इतनी सर्दी के अंदर ठंडे पानी की बौछार होती है, कोई अच्छा पूरा देश देख रहा है। एक तरफ पीएम मोदी का संवाद है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्रियों ने किसानों के साथ चौपाल का मोर्चा संभाला हुआ है। किसान संवाद की जो हमारी मीटिंग रही, अपने आप में वो एक संकेत है देश भर के किसानों का कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने कृषि कानून जो सुधार हेतु और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु पारित किए, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का भरसक सहयोग है। उधर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया, और कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी, कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे। अब तक सरकार और किसान संगठनों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकाला जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या पीएम के संवाद के बाद किसान का विरोध खत्म हो जाएगा? मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के विधायक, नेता, प्रवक्ता। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जाने माने कृषि विशेषज्ञ कृष्णवीर चौधरी साहब। राघव चड्ढा हमारे साथ है। राघव चड्ढा, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने एक बार ही नहीं कई बार बोला एमएसपी है और रहेगी, ना बंद होगी ना खत्म होगी, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये बार बार कंफ्यूजन डाला जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब इस संवाद के साथ क्या समाधान हो जाएगा? मैं अमीश भाई इस सवाल का जवाब एक उदाहरण के मदद से देना चाहूंगा जी। आप समझिए, ये 3 काले कानून देश में लागू हो चुके हैं। मान लीजिए कि अगले महीने एक किसान अपनी फसल को बेचने के लिए किसी एक मंडी के बाहर, क्योंकि मंडियां तो ये समाप्त करने जा रहे हैं, मंडी के बाहर किसी निजी व्यापारी के पास जाता है और कहता है ये मेरी फसल है, आप खरीदिए। वो कहता है हाँ मुझे खरीदनी है, लेकिन मैं तुम्हें 400 रुपए दूंगा इस फसल के। वो कहता भैया 400 रुपए नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी इस फसल का 800 रुपए है, मैं आपसे 800 लूंगा, 400 नहीं लूंगा। तो वो जो निजी व्यापारी है वो बोलेगा अरे भैया कहां लिखा है कि 800 रुपए है? वो बोलेगा अरे रुको, मैं अपने फोन में दिखाता हूं, ये प्रधानमंत्री जी का यूट्यूब पे भाषण है, प्रधानमंत्री जी यूट्यूब पे कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं खत्म होगा, अब इसके आधार पे दो मुझे। तो क्या वो व्यापारी यूट्यूब का भाषण देख के मान जाएगा? जब तक आप कानून में इसको एक लाइन में नहीं लिख दोगे कि आपको एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे अगर कोई भी खरीद होगी तो वो एक जुर्म होगा, राघव जी, क्राइम होगा, वो एक अपराध माना जाएगा। राघव जी, जब तक ये नहीं किया जाएगा अमीश भाई, तब तक किसी प्रकार का कोई राघव जी, आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया कि क्या यूट्यूब पे प्रधानमंत्री की स्पीच दिखाएगा किसान। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने बोला कि यह सरकार मंडियां बंद करने जा रही है, आप यूट्यूब से ही कोई भाषण निकाल दीजिए ऐसा जिसमें सरकार के किसी मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने, कृषि मंत्री ने, गृह मंत्री ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने, किसी ने, या वित्त मंत्री ने, किसी ने ऐसा कहा हो कि हम मंडियों को बंद करने के लिए जा रहे हैं, या कानून में कहीं लिखा हुआ है कि मंडियां बंद करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, आप प्लीज मैं बता देता हूं। हाँ देखिए, आपने सही कहा। देखिए, कोई भी मंत्री और कोई भी खास करके नेता अपनी जुबान से तो ये कहेगा नहीं, कानून में किसान की विरोधी है। लेकिन इनका जो 3rd एक्ट है जिसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, ये एक वो एक्ट है जो एपीएमसी मंडियों को बाईपास कर देता है और सिस्टमैटिकली एक समय सीमा में मंडियों को बाईपास कर देता है, लेकिन एपीएमसी मंडी को खत्म नहीं करता। बता रहा हूं कैसे, एपीएमसी मंडी को राघव जी बाईपास कर देता है लेकिन खत्म नहीं करता। मैं बता रहा हूं कैसे। बताइए कहां खत्म कर रहा है, बताइए, मैं जानना चाहता हूं। तो सही, पूरी बात तो समझ लीजिए प्लीज सर। ये आप पहली नजर में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एपीएमसी के जो महत्व है उसे खत्म कर रहा है, एपीएमसी के महत्व को, एपीएमसी को नहीं, एपीएमसी के महत्व को खत्म कर रहा है और एपीएमसी के बाहर की एक रचना रच रहा है। जब आप बारीकी से इस कानून को पढ़ेंगे तो आप ये जो 3rd लॉ है इसको पाएंगे कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, समयबद्ध तरीके से एपीएमसी के महत्व को कैसे खत्म किया जाए और आने वाले समय में। अच्छा एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, ये कानून है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इस कानून जिसको आप काला कानून कह रहे हैं, जिसको विधानसभा में आपने फाड़ा, उस कानून को आपने गैजेट लाके लागू भी कर दिया, आपने लागू करा नहीं करा दिल्ली के अंदर? अमीश भाई ये बड़ा सवाल उठता है। अमीश भाई ये भाजपा वाले भी हमसे लगातार नहीं, इसका तो मैंने गैजेट देखा है जी, भाजपा वाले आपसे जो पूछते हैं उसका भाजपा को आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैंने खुद गैजेट देखा है आपको। अरे भाई मैं आपको, आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो भाजपा वालों की कर रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हम पे ये सवाल दागते थे, हम ये कहते थे कि अरे भैया केंद्र का कानून है, केंद्र का कानून हर राज्य में अपने आप लागू होता है, राज्य सरकार के पास तो शक्ति है नहीं कि इस कानून को या तो लागू करे या लागू होने से रोक दे, वो तो ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है, जैसे पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में हर जगह लागू हो गया। लेकिन भाजपा हमारी मंशा पे हर प्रकार का शक पैदा करते थे। अच्छा ये बताइए, शक को दूर करते हुए सुन लीजिए, अब तो पहले आपने लागू करने में तो तुरंत जल्दबाजी कर दी, लेकिन बिल फाड़ने में देरी कर दी, तो सवाल तो खड़े होंगे ना राघव जी। इस सारे शक को दूर करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने
ये तीनों बिल फाड़कर ये पूरी तरीके से साबित कर दिया। ये तो एक फोटो अब भी होता है कि तीनों बिल हमने फाड़ दिए के खिलाफ है और हम इन तीनों कानूनों का विरोध करते हैं, मरते दम तक करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल आप किसी भी राज्य, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि मरते दम तक इसका विरोध करेंगे, लेकिन मैं आपको सितंबर 11, 2016 का एक ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं, हो सकता है आपकी जानकारी में हो सकता है ना हो। आप उसको भी डिलीट कर देंगे क्या? पंजाब आप दे नाल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट, लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मार्केट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वेयर फार्मर्स विल सेल देयर प्रोड्यूस। अब आप मुझे बताइए, ये किस सूट बूट वाले की आप लोग मदद कर रहे थे? किस कॉर्पोरेट इंडस्ट्रिस्ट की आप मदद कर रहे थे जब आप 2016 सितंबर में ये ट्वीट कर रहे थे केजरीवाल साहब की फोटो के साथ? तो ये कहीं ना कहीं आप यूटर्न तो ले रहे हैं ना राघव जी? नहीं, कोई हो रही है हम पे। अमीश भाई, हम पे आरोप लग रहा है, आप यूटर्न ले रहे हो। हम पे आरोप लग रहा है कि आपकी मंशा नहीं है। अरे मंशा तो आम आदमी पार्टी के मुख्य और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कर दी है तीनों बिल फाड़कर, और हमें अपना स्टैंड क्लियर किया। अब ये क्या बात बताइए, मैं आ रहा हूं उसी पे, मेरे को बोलने दीजिए, जरा थोड़ा सा बोलने दीजिए अमीश भाई, थोड़ा सा प्लीज। देखिए, अगर किसी राज्य के हाथ में होता कि ये कानून को लागू करे या इस कानून को लागू ना करे, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या पंजाब के लाखों किसान जो आज सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, क्या वो कैप्टन अमरिंदर के घर का घेराव नहीं करते और कहते कैप्टन साहब मोदी ने तो लागू कर दिया, अपने राज्य में मत लागू होने देना, आप मुख्यमंत्री हो, आपके पास। ठीक है, मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। अब आपने काफी देर बोला, 6 मिनट बोला आपने। गौरव भाटिया रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, गौरव भाटिया का मैं रुख करता हूं। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने एक प्रयास करा संवाद को आगे बढ़ाने का, भ्रमजाल को तोड़ने का, क्या आपको लगता है उससे हो पाएगा? क्योंकि विपक्ष लामबंद है, उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया है, अब इसको बुलाओ, इसको इतना खींचो कि बीजेपी की हालत खराब हो जाए, वापस लेना पड़े कानून। अमित जी देखिए, आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है। जब जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदारी से देश के किसानों को संबोधित किया है, तो आग विपक्ष में लगी है। और क्यों लगी है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके इस चर्चा में राघव चड्ढा है। आप जब प्रश्न पूछ रहे हैं वो घुमा रहे हैं, गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, पहले मैं उनकी बात करूंगा, उसके बाद आऊंगा आम आदमी पार्टी अराजक अपराध पार्टी पे भी। बहुत अच्छी एक बात ये कही कि एमएसपी पे भ्रम फैलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा एमएसपी नहीं हटेगा, 1.5 गुना करके लागू किसने किया था? स्वामीनाथन जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने किया, 8 साल कांग्रेस ने नहीं किया। दूसरा भ्रम फैलाया गया कि भाई मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, वही यहां राघव चड्ढा कर रहे हैं। तो राघव चड्ढा जी ने चर्चा में कहा मंडी समाप्त होने जा रही है। राघव चड्ढा जी से आपने भी पूछा, मैं भी पूछ लेता हूं, वो प्रावधान बता दें। तब उन्होंने गोल गोल घूम के बोला नहीं, बाईपास किया जा रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा, मंडी तो है ही, उसके अलावा एक विकल्प तैयार किया जा रहा है, इससे ही इन्हें दिक्कत है। और 2-3 देखिए दोगलापन की मिसाल है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उनके प्रवक्ता भी आ गए। आपने तो ट्वीट दिखाया, मेरे हाथ में आम आदमी पार्टी का पंजाब का मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो क्या कहा था इन्होंने विधानसभा के चुनाव में? मैनिफेस्टो है, कौन वैधता की जांच करके दे रहा है? मैं पहले अपनी बात रख लूं। अगर मिस्टर चड्ढा बीच में कूदना है तो फिर चर्चा वैसे भी हो सकती है, फिर आप सड़क छाप अनपढ़ गवार हो जाएंगे। करनी है वैसे चर्चा। अरे भैया, वो तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया सड़क छाप होंगे भाई साहब। हम तो संस्कार वाले लोग हैं। मैं कहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, बताइए राघव चड्ढा को मैं संभाल लूं या आप संभालेंगे? अरे समाजवादी गौरव जी, संभाल लेता हूँ। अरे समाजवादी गौरव जी, क्या हो गया? मिस्टर चड्ढा इतने मत, क्या हो गया? आप मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे से मत भटकिए प्लीज। देश के किसान से क्यों खींच रहे हैं एमएसपी? गवर्नर है आप, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं? कौन है आप मेरे भाई? कौन है बताइए मुझे। हम देश के आम आदमी हैं। आपके मुंह में दही जम जाती है जब मैं पूछता हूं। अच्छा, एक एक करके तू मैं देश का आम आदमी, देश का आम आदमी करना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है राघव चड्ढा। लाखों किसान पूरी चर्चा में यही होने वाला है। इस ठंड में सो रहे हैं, केजरीवाल को ही जवाब है आपके पास? आपकी बीजेपी, आपकी समाजवादी पार्टी के पास जवाब हो तो जवाब दो। हाँ, राघव चड्ढा जवाब तुम्हें।
ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं तो आज मुद्दे पे चर्चा करने आया हूं, अगर हिम्मत है तो चर्चा कर लो। ये 23 नवंबर को क्यों नोटिफाई किया था? ये मैनिफेस्टो है पंजाब का, क्यों बोला था एपीएमसी मार्केट का जो एक्ट है संशोधन करेंगे? क्या आप इसकी वैधता, क्या आप कह रहे हैं अमीश जी, क्या वैधता? अच्छा एक एक करके जो भी कागज इनके, अच्छा मेरा निवेदन है एक एक करके, मेरा निवेदन है एक एक करके बोल रहे। पहले 30 सेकंड गौरव भाटिया अपनी बात को कंप्लीट कर ले, फिर 30 सेकंड आप बोल लीजिएगा राघव जी। अरविंद केजरीवाल ने वो कानून फाड़ा, वो कानून नहीं फाड़ा था, वो अपनी इज्जत जो बची कुची है उसका फलूदा बनाया था। आप मुझे बताइए 6 महीने पहले ऑर्डिनेंस आया, अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं कानून का विरोध किया, बल्कि उसको लागू कर दिया। और देखिए राघव चड्ढा जी से मैं उम्मीद नहीं करता ये संविधान पढ़े, क्योंकि इनके जो सांसद हैं वो माइक तोड़ते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अरविंद केजरीवाल चुप हो जाइए, कोई जवाब अभी नहीं देंगे, आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे। अपनी बात रखना, बिल्कुल आप राघव अपनी बात रखें। गौरव अपनी 20 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन राघव चड्ढा। कोई ऐसी नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, आपने शुरुआत, चलिए अब ओपन डिबेट है फिर, ठीक है। पढ़ा लिखा करो, पढ़ा लिखा करो, नहीं मानते आप राघव चड्ढा पढ़ते कम हो, कहाँ मैनिफेस्टो पढ़ लेते बात करिए। देश का किसान सवाल पूछ रहा है आपसे। यार अरविंद केजरीवाल मफलर मैन होगा, उसको यार बुलाइएगा, सीधी बात करिए। यार नहीं है, क्यों घुमा रहे हैं? हम लोग करेंगे प्रहार, पागल बनाने का कोई यार वार नहीं है। क्या आपको लगता है यार अरविंद केजरीवाल होगा? दुबे में आपके पास आता हूं, आप पीछे रह गए इसके क्रेडिट में। क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले रही है, तो आप भी चाहते हैं कि आपको भी थोड़ा क्रेडिट मिले। क्या आपको लगता है जो आज प्रधानमंत्री ने संवाद किया है आप ही के राज्य के किसानों के साथ, क्या आपको लगता है उससे हल निकलना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, या फिर आपको लगता है ये बखेड़ा खड़ा रहना चाहिए? हम चाहते हैं देवगन जी की सारा का सारा प्रधानमंत्री जी को दें, हम हार पहनाने भी आएंगे प्रधानमंत्री जी आपको। आज प्रधानमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कृषि के सुधार का नहीं, पूंजीपतियों के उद्धार का कानून है। आपने कहा कि कोई मंडियां खत्म नहीं होगी, कोई एमएसपी समाप्त नहीं होगा। आज आप मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, आज जब आप बात कर रहे थे ना, तो कृषि उपज मंडी ने रिपोर्ट अपनी जारी की, ई अनुज्ञा रिपोर्ट। उसने बताया कि मध्य प्रदेश में, गौर से सुनिएगा अमीश देवगन जी, 47 कृषि उपज मंडियां बंद हो गई कानून आने के बाद। 47 नॉन अराइवल, एक दाना भी अन्न का वहां नहीं आया। 143 मंडियां ऐसी जिसमें 50% कारोबार वहां का रह गया। प्रधानमंत्री जी जिस दौरान ये मंडियां बंद हुई कानून आने के बाद, मध्य प्रदेश मक्का बिक रहा था, मक्के का दाम 710 रुपए बिका। प्रधानमंत्री जी मैं रसीद आपको भेज सकता हूं। और मैं एक भी शब्द झूठ बोलूं अमीश देवगन जी, तो भारतीय जनता पार्टी मुझ पर डिफेमेशन का केस जरूर, बस इतना ही चाहता हूं। वो रिपोर्ट दिखाइए, चैनल पे रिपोर्ट दिखाइए। मैं सुनिए ना प्लीज, रिपोर्ट दिखाइए। गौरव उनको आप 1 मिनट तो दीजिए अपनी बात को रखने का, वो पहली बार बोल रहे हैं कार्यक्रम में। जब तक देखिए टेक्निकल इशू है, मेरे मोबाइल से कर रहा हूं क्योंकि इनका कैमरा आया नहीं है स्टूडियो में। आप बार बार बोल रहे हैं कि पूंजीपतियों को इससे फायदा होगा। आप मुझे इस कानून की एक लाइन बताइए जिससे पूंजीपतियों को फायदा हो गया। क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग पंजाब में नहीं है जहां पर आपका शासन? और कब से, बताइए कब से पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग? और आप कहते हैं पंजाब का किसान समृद्ध है, विकासशील है, पैसे वाला है। आप ही लोग कहते हैं ना ये बात, राहुल गांधी का ट्वीट है। तो फिर अगर पंजाब का किसान अमीर हो सकता है तो बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश का किसान क्यों नहीं अमीर हो सकता? बताइए क्या लॉजिक है? आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, आपने इस विषय पर सबसे अच्छी डिबेट कराई है। मैं सिर्फ 10 सेकंड आपसे और चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने लागत मूल्य कम कर दिया। प्रधानमंत्री जी 25 रुपए आपने डीजल पर बढ़ा दिए। प्रधानमंत्री जी कीटनाशक से लेकर कृषि यंत्रों पर आपने 18% तक जीएसटी लगा दिया। 15,000 रुपए एकड़ कॉस्ट बढ़ा दी। आपने एक आरोप, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप तो अपनी राग आप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। कम से कम आम आदमी पार्टी मेरे सवाल का जवाब तो दे रही थी, बीजेपी मेरे सवाल का जवाब तो दे रही थी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कॉर्पोरेट के हित में कैसे है कानून? और पंजाब में कब से कॉर्पोरेट फार्मिंग है, मुझे बताइए ना आप। और आप क्यों नहीं चाहते पंजाब के किसान की तरह समृद्ध यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का किसान भी हो, राजस्थान का किसान भी समृद्ध हो? क्यों नहीं चाहते आप लोग? बताइए इस सवाल का जवाब क्या है? पंजाब में कब से कॉर्पोरेट फार्मिंग, बताइए। आपके सवाल का जवाब देता हूं, बिल्कुल प्लीज। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से लेकर कांग्रेस के जमाने तक ये 6 के 6 प्रावधान 25 राज्यों में लागू है। वहां नहीं हुआ ये घोटाला। क्यों?
क्योंकि इस कानून में मोदी सरकार ने डाल दिया कि अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग है कि नहीं है? अबे जी चलिए रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं आपके साथ एक छोटा सा। आप रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, फिर मैं गौरव भाटिया को ले लूंगा। कृष्णवीर चौधरी भी काफी देर से इंतजार करें। एक रैपिड फायर राउंड कर लेता हूं ना आपके साथ। एक सेकेंड। आपने वो कॉफी विद करण तो देखा ही होगा। ये कॉफी विद करण तो नहीं है, लेकिन आज किसान की बात के ऊपर रैपिड फायर राउंड आपके साथ में कर लेता हूं। 10 सेकंड का एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप मुझे बताइए इस कानून के किस प्रावधान में, कौन से पन्ने पे, कौन सी लाइन पे लिखा है कि ये पूंजीपतियों के लिए कानून है और उनका फायदा होगा? कहां लिखा है बताइए। कानून की कॉपी मेरे पास है, प्लीज कोट करिए, बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। कानून नंबर 1 मैं 5 सेकंड कर लेता हूं। मंडियों के बाहर टैक्स को एग्जम्पशन, उसका परिणाम यह हुआ कि हजारों मंडियां देश भर में लगातार बंद हो रही है। प्रधानमंत्री जी, कानून नंबर 2 आपने कहा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में असीमित मात्रा में उद्योगपति संग्रहित कर सकते हैं अनाज। उसका कारण हो रहा है असीमित मात्रा में संग्रहण से जब फसल ये कहां लिखा है? आने वाली होती है। अच्छा दूसरा सवाल, पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग कब से है? पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग कब से है? आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड बोलिए। इंपोर्ट का ऑर्डर दिया है। आज प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला कि दाल का इंपोर्ट कांग्रेस करती थी। आपने 3 मिलियन टन पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग कब से है? माय क्वेश्चन इज दिस एंड लुक एट योर आंसर। आपका जवाब क्या है? 50% इंपोर्ट ड्यूटी कम करके 15% की ओर मंगा लिया। मक्का के दाम तोड़ दिए। आपकी कहानी तो ये है कि हिंदी का पेपर है, लेकिन हम अंग्रेजी की तैयारी करते हैं तो अंग्रेजी पे ही पहाड़ा लिखेंगे पूरा। चलिए कोई बात नहीं। कृष्णवीर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है अभी? चौधरी साहब। हाँ मिल रही है, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ। जी सुन रहा हूँ मैं। माफी चाहते हैं, आपके पास लेट आ रहे हैं। ये कानूनों को लेकर जो प्रधानमंत्री ने आज भ्रम दूर करने की बात करी है और जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, एज अ किसान नेता आप क्या कहना चाहते हैं? 2006 में जब स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो मैं तो 2005 से उसमें रिपोर्ट बनवाने में कितनी बार मीटिंग में बैठा हूं, बात हुई है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष उस समय बेचारे बुजुर्ग आदमी महेंद्र सिंह टिकैत उसमें बैठे, तो हम लोगों ने, और उसमें कामरेड अतुल अंजान उसमें सदस्य थे खुद उसमें, तो हम लोगों ने तब सारा जो है डॉक्टर स्वामीनाथन से जब बात हुई तब तो रिफॉर्म की बात इसलिए थी कि भाई बाजार में शोषण हो रहा है, किसान मर रहा है। 8% आज सिर्फ किसानों की एमएसपी पर खरीद होती है, 92% किसानों की दुर्गति होती है। आंकड़े की बात मैं नहीं कर रहा, हकीकत की बात कर रहा हूं। अब 92% कहां जाके मरे? अगर वो इतनी बढ़िया नीतियां थी तो ये किसान कर्जे में क्यों दब के मरा? क्यों किसानों ने 3 लाख से ज्यादा ने आत्महत्या करी? उसको बाजार में जब तक नहीं खड़ा होने देंगे आप, तब तक उसका शोषण होता रहेगा। ये बात चौधरी चरण सिंह ने कही, ये बात देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख ने कही, लेकिन जैसे ही बाजार में किसान को खड़े करने की बात आई तो सबको अब जो है मिर्ची लग गई है। आप ये बताइए भैया, आपने क्यों नहीं किया बाजार में खड़े करने का काम? आपके किसी ने हाथ जवाब दूंगा। आज राघव चड्ढा 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर जवाब नहीं चाहिए। अरे जवाब नहीं चाहिए, मनमोहन सिंह से बात करवाइए। जवाब मनमोहन सिंह जी दे सकते हैं, आपकी हैसियत नहीं है जवाब देने की। अरे कांग्रेस क्या जवाब देगी, जिस कांग्रेस ने किसानों को किसानों को कर्ज में डाल दिया, किसानों को। कांग्रेस से सवाल है, कांग्रेस से सवाल है, जो आपसे सवाल होगा आपके जवाब करोगे। अरे क्या आपको मौका दूंगा राघव। ये किसका मैनिफेस्टो है? अरे किसका मैनिफेस्टो है ये किसने लिखा? कृष्णवीर चौधरी जी। अरे 2006 से 2019 तक। अरे वो ये कृषि विशेषज्ञ है, बताइए जो 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी के चेयरमैन बने। अरे हुड्डा जी ने हमसे कहा ये गलत बात है, ये गलत बात। अरे मैं डिबेट कर रहा हूँ, 10 साल से मैं देख रहा हूँ इनको। ये किसान के खिलाफ जाना पड़े तो भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या बोलते हैं? ये गलत बात है। नहीं बुलाया, हुड्डा जी ने हमसे बात करी, हमसे बात हुई और उन्होंने रिपोर्ट दी। समर्थन मूल्य के ऊपर अगर बोनस दिया तो मैं अनाज खरीदना बंद कर दूंगा। बताइए, अरे 2013 में कपिल सिब्बल जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, अरे कैसे लुटवा के छोड़ोगे? मैं एक बात कह रहा हूँ, जाके मनमोहन सिंह जी से जाइए, उनसे ट्रेनिंग लेके आइए, तब बात करना। अरे तुम तो अरे गमलों में करोड़ों की बाजार डिस्काउंट हो जाएगा।
करोड़ों की गोभी गमलों में, अरे का। भूमाफियाओं को पाल पाल के किसानों की जमीन लुटवा के, अरे क्या बोल रहे हो, क्या बात करने लायक हो? अगर तुम काम करते तो किसान कर्जे में नहीं मरता। अरे चौधरी साहब अबे दुबे साइलेंट, ऑडियो साउंड, पुट ऑडियो साउंड ऑफ। ओके अबे दुबे, आपने बोला ये बीजेपी के हैं, एक कृषि विशेषज्ञ है जो आपके पक्ष की बात नहीं कर रहे, वो आपको आईना अगर दिखा रहे हैं या फिर वो आपकी सरकारों की बात करें तो वो बीजेपी की हो गई। ये क्या तरीका है जी? जो आपकी पक्ष की बात नहीं करेगा वो बीजेपी का हो जाएगा, ये तरीका गलत है ना। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखे। कृष्णवीर चौधरी को शायद आप नहीं जानते, इस देश के लोग अच्छे खासे जानते होंगे। आपकी सरकारों में भी ये कृषि विशेषज्ञ ही थे और आपकी सरकारों की कमेटी में रहते थे। आपको जानकारी है कि नहीं है? अब शरद राव पवार से पूछिए, जरा पूछिए तत्कालीन कृषि मंत्री से, शरद राव पवार साहब से। भैया आप कम से कम ये तो हम देखें कि सामने कौन बैठा हुआ है। चिट्ठी लिखते हैं। बोलिए राघव चड्ढा, जो कृष्णवीर चौधरी ने सवाल पूछा आपसे। आज देश के लाखों किसान बॉर्डर पे खड़े हैं। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आखिरी बात कह रहा हूं, देश के कृषि मंत्री जाएं और एक रात खुले आसमान में देश के किसान के साथ सिंगू बॉर्डर पे बिताएं तो पता लग जाएगा कि ठंड में किस प्रकार से हमारे देश का आंदोलित किसान अपनी रात गुजारता है और किस प्रकार से वो आज आंदोलन कर रहा है एक निर्दयी मोदी सरकार के खिलाफ। ओके, गौरव भाटिया। अमीर जी देखिए, ऐसा है, यहां पे सबके पास प्रश्न है और उत्तर केवल नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार के पास है। और मैं इनसे इतना ही कहूंगा, इनका कौन विश्वास करेगा? अरविंद केजरीवाल का उपनाम क्या है? माफी दे दो, माफी दे दो। तो इसलिए किसानों के बारे में आपसे हमें सीखने की आवश्यकता है। अब मैं कांग्रेस पे आता हूं। अरे देखिए, फिर मिस्टर चड्ढा, अरे भैया जवाब पूछ रहा हूं तो आप हमें हम पे व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। माथा पीटना पड़ेगा तुम्हें बार बार। अमीर जी देखिए, राघव उनसे अबे दुबे ने भी सवाल पूछा, आपने भी पूछा, उनको 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। राघव चड्ढा, मैं आपको मौका दूंगा। गौरव, ये बच्चों से डिबेट देखिए गौरव भाषा रखिए, वो भी अपनी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, आप भी अपनी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, तो क्या करें? तो बीच में बोलने का बिल्कुल नहीं, बीच में बोलेंगे, लेकिन बच्चा किसी को बोलना लाजमी नहीं है। आप अपनी बात को नहीं, अरे बोलिए ना। क्यों अगर बेबी अमूल वाले बच्चे यहाँ आएंगे तो इनको बॉर्नवीटा खिलाइए। दूसरी बार उन्होंने किया, आप एंकर हैं, ये कौन सा तरीका है? जब वो बोल रहे थे कि मैं बीच में हराया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और बोलिए। बेबी अमूल वाले बच्चे जनता को दिखाइए, बीच में अगर बोले भाजपा के प्रवक्ता का ये अहंकार देखना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता का ये चर्चा केवल खराब करना है, अपशब्द बोलते हैं, इनका काम केवल। और बोलिए गौरव जी। अरे भैया, सारा मंच गौरव भाटिया को दीजिए। गौरव भाटिया बोलेंगे, शो पे और कोई नहीं बोलेगा। सत्ता का नशा। मेरे साथ इस समय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल इस समय जुड़ रहे हैं एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। पीयूष जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। मेरी आदत है, मैं तो बहुत सीधा सवाल पूछता हूं और माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट सर, आप लोगों का फाइनल ऑफर यही है कि कानून अब वापस नहीं होंगे, अगर बातचीत करनी है तो करें, नहीं तो टूट गई है ये बातचीत। अमित जी, सवाल ऐसा है कि कानून जब बनते हैं तो कुछ सोच समझ के कैसे देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्से में क्या क्या तकलीफें हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उसके हिसाब से कानून बनते हैं। इन कानूनों के पीछे देश के 12-13 करोड़ किसानों का लाभ हो, उसके हिसाब से कानून बने हैं। अब अगर कोई आके बोले कि मैं कह रहा हूं ये कानून वापस ले लो और उसके अलावा मैं कोई चर्चा ही नहीं करूंगा, इसका क्या मतलब है? आखिर कानून में कुछ प्रावधान है, अगर किसी को कोई कुछ प्रावधान से तकलीफ है, सरकार खुले दिल खुले मन से चर्चा करने को तैयार है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, देश भर में आप देखिए 2 भारत बंद हो गए। आपने क्या देश भर में किधर भी चित्र देखा? थोड़े बहुत राजनीतिक नेताओं ने फोटो ऑप किए, झंडे उठा के एक 10-15 मिनट का नाटक किया। उसके अलावा आपने देश में किधर भी कोई आंदोलन, कोई भारत बंद का चित्र देखा क्या? दुर्भाग्यपूर्ण, ये कुछ किसानों के कंधों पर ये माओइस्ट और नक्सल लोगों ने किसानों के कंधे पे कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा लाए गए अच्छे कानूनों को रद्द करवाएं किसी तरीके से। और उनको किसानों के हित से लेना देना नहीं है।
नक्सल मूवमेंट तो कहता ही है कि बस ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो किसी की भी हो। पीयूष जी, लेकिन किसानों के आंदोलन के बीच एक नारा भी लगा, क्योंकि आप इसको अल्ट्रा लेफ्ट के साथ जोड़ रहे हैं, कि लगा कि जिसे इस देश के लोग या किसान भी पसंद नहीं करेंगे, वो नारा था हाय हाय मोदी मर जा तू। देखिए, किसान तो पूरे देश में किधर भी खड़ा नहीं हुआ है। अब यहां पे कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गलत रास्ते पे लेके जाया जा रहा है, और जो कुछ लोग समझ रहे हैं कि इस कानूनों में कोई नुकसान नहीं है, फायदे दिख रहे हैं उनको, लेकिन अब वो उनके जकड़ में आ गए हैं ये नक्सल और माओइस्ट ताकतों के, और अब वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है। मैं तो नेगोशिएशन में था जी। वो जो संस्थाएं वहां बैठी हैं, उसमें जो लेफ्टिस्ट और माओइस्ट नक्सल सोच के विचारधारा के लोग हैं, वो दूसरों को बोलने भी नहीं देते, चर्चा भी नहीं करने देते, मुद्दों पे नहीं आने देते। क्या सरकार से संवाद में देरी हुई जिससे इन लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया, या फिर आपको लगता है मंशा यही थी? पीयूष जी, मुझे लगता है ये पूरा प्री प्लान था। शुरू में कुछ राजनीतिक ताकतों ने इसको बल दिया, उन्हें लगा इसमें उनकी राजनीतिक फायदा होगा। आपसी दो पार्टी जिसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था, उस लड़ाई में उन्होंने आंदोलन को फूंक दी, पर अब वो आंदोलन उन सबके हाथ से निकल के नक्सल और माओइस्टों के हाथों में चला गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप नेगोशिएशन टेबल पे थे, आप भी थे और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अमित शाह साहब ने भी इसकी कमान अब ले रखी है कि इसका सोल्यूशन निकले। सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका एंड में? क्योंकि कई दिल्ली पे आने वाले रास्ते जाम कर रखे गए हैं। अभी भी मेरा किसान भाई बहनों से अनुरोध है कि चर्चा की टेबल पे आए। डिस्कशन और डायलॉग, संवाद और वार्तालाप से ही समाधान निकल सकता है। ये माओइस्ट और नक्सल ताकतों को अलग करें। सुनने में आते हैं एकाध को इन्होंने अलग किया भी है, जो अधिकांश तेज उग्रवादी ताकत से वहां पे कहते थे कि नहीं, रिपील के अलावा हम कुछ बात नहीं करेंगे। और जो दो चार ऐसे गलत सोच के लोग इस आंदोलन को आज एक जकड़ के बैठे हैं, उनको बाहर निकाला जाए और संवाद और चर्चा से मार्ग निकल जाएगा। मेरा विपक्षी दलों से भी कहना है कि आप किसानों के कंधे पे बंदूक लगा के उनका नुकसान मत करिए। कांग्रेस को लग रहा है कि इस किसान आंदोलन से, खासतौर पर राहुल गांधी को लग रहा है कि एक ऑक्सीजन मिल गई है और राहुल गांधी की एज अ प्रेसिडेंट लॉन्चिंग अब हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार घिर गई है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, अब दिन 4 बचे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों इसी बात पे अड़े हुए हैं। आमिर जी 6 साल से वो अलग अलग चीजों में ऐसा ही ख्वाब देख रहे हैं जी, पर जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। क्या राहुल गांधी जी ये बता सकते हैं कि उन्होंने 50 साल में थे, उन्होंने एमएसपी का कानून क्यों नहीं लाए? क्या राहुल गांधी जी ये बता सकते हैं कि केरल में इतनी बार उनकी सरकार आई, उन्होंने एपीएमसी एक्ट केरल में क्यों लागू नहीं किया? क्या वो बता सकते हैं कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद देश में किधर भी भारत बंद क्यों नहीं करा पाए, ना 8 तारीख को ना 14 तारीख को? क्या वो बता सकते हैं कि कांग्रेस के कौन नेता इस चीज को समझते हैं कि इन कानूनों के लाभ क्या है और वो क्यों वंचित रखना चाहते हैं हमारे देश के किसानों को, कि उनकी आमदनी बढ़े, निवेश हो एग्रीकल्चर में, निवेश हो आधारभूत सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो क्यों रोकना चाहते हैं देश की प्रगति? लेकिन आपके इतने राजनीतिक छोटी सोच के व्यक्ति हैं कि उनको आखिर उन्हीं की सरकार में शरद पवार जी बार बार पत्र लिख के क्यों ये कानून को लागू 2010-2011 में पत्र लिखा गया था। राहुल गांधी जी ने अपने खुद का मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ा है, खुद की पार्टी का 2019 का मैनिफेस्टो ही नहीं पढ़ा है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नेगोशिएशन ही नहीं करना आया। नरेंद्र सिंह तोमर किसान है, उन्होंने तो आप में भी तंज कसा कि आप भी किसान नहीं है, ना अमित शाह किसान है, इनको समझ भी नहीं आया क्या करना है। अब आपकी सरकार फंस गई है। क्या आपको लगता है कि अब कोई नतीजा निकल सकता है? देखिए, ये केंद्र सरकार है, पूरे देश की सरकार है जी, और पूरे देश के किसानों का हित देखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हम फंस चुके हैं, उसका ये मतलब नहीं हम फंस चुके हैं। अब कुछ किसान भाई बहन भ्रमित हुए हैं, कुछ किसान भाई बहन को ठीक से
आंदोलन में अब हिस्सा नहीं मिल रहे और गलत ताकतें उस आंदोलन को हाईजैक कर चुकी है, इससे उनकी आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है। रही बात किसान की, मैं जरूर स्वीकार करता हूं मैं किसान नहीं हूं, पर तोमर जी हमारे किसान नेता है और इस देश के किसान नेता है। अमित शाह जी 18 साल तक मंडी के अध्यक्ष रहे, वो किसान हैं। अब राहुल गांधी जी बेचारे को कहां मालूम पड़ेगा ये सब चीजें जी। राहुल गांधी जी ने तो फार्म हाउसेज देखे हैं, फार्म लैंड नहीं देखा है। और कांग्रेस के लोग तो आप जानते ही हो, उनके तो मुख्यमंत्री छोटे छोटे किसान खेत में करोड़ों रुपए के सेब बनाया करते थे। राहुल गांधी जी वो सब चीजें भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी, हमसे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क से। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू सर। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि देश के किसान पंजाब के किसानों के बराबर आय चाहते हैं। देश की चिंता छोड़ें, पहले कम से कम जहां 50 साल उनके परिवार ने राज किया वहां पर जो किसान की जमीन हड़पी है वही लौटा दे तो बड़ी कृपा होगी। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी इस समय मौजूद हैं। स्मृति जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। किसानों का आंदोलन जो है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। डिमांड पर डिमांड है और एक ही डिमांड है कि कानून को निरस्त करे, तभी आगे बात बनेगी। जिन 3 बिल्स के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, इन तीनों बिलों में विशेषता है क्या? पहला, कि देश के इतिहास में पहली बार एक कानून सुनिश्चित करता है कि किसान से अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको 72 घंटों में किसान का भुगतान करना पड़ेगा, उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। इस बिल से पहले देश में किसान के पास ऐसा कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था कि वो तुरंत अपनी भुगतान को सुनिश्चित करवा सके। यहां तक कि मैंने कुछ दिन पहले ही वक्तव्य में आपके चैनल पर यह कहा कि जब ये कानून नहीं था तब महाराष्ट्र, जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर एक किसान जिसने अपने मक्के की खेती को बेचा था, उपज को बेचा था, वो 5 महीने से दर-दर की ठोकरें खा रहा था। इस कानून के आने के बाद उसने कानून के इस प्रावधान का इस्तेमाल करके तुरंत 24 घंटे में अपने भुगतान को सुनिश्चित कराया। लगभग 3 लाख से ज्यादा की राशि थी। तो जो विपक्षी दल आज इतना आक्रोशित हो रहे हैं, कम से कम जाकर विपक्ष द्वारा शासित महाराष्ट्र प्रदेश के उस किसान से तो पूछें। पंजाब में तो कांग्रेस कानून के आश्रय के आधार पर पंजाब में तो कांग्रेस के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उन्होंने तो बात अमीश जी बोली स्मृति जी बताएं जी। दूसरी बात अमीश जी, ये इस कानून में पहली बार वर्षों वर्ष तक, चाहे वो पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, जब कांग्रेस शासित थे, और आज भी जो कांग्रेस शासित पंजाब है, वहां पर वर्षों वर्ष किसान किसके लिए उपज अपनी देना चाहता है, इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है। लेकिन कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट में यह संरक्षण उपलब्ध नहीं था कि अगर किसान का किसी के साथ समझौता होता है तो समझौते के अंतर्गत किसान की जमीन सुरक्षित रहेगी। पहली बार मोदी सरकार एक ऐसे कानून लेकर आती है जो कहता है कि अगर आपका किसान के साथ समझौता होता है तो वो फसल का हो सकता है, फसल की खरीद का हो सकता है, जमीन आप किसान की हत्या नहीं सकते। अगर किसान की जमीन संरक्षित होती है इन कानूनों की वजह से, तो तकलीफ किसी भी राजनीतिक दल को क्यों होनी चाहिए? वोट की राजनीति में जीत नहीं पाए, वो इस प्रकार की ट्रैफिक को चोक करने की राजनीति कर रहे हैं। आप कांग्रेस का उदाहरण दे रहे हैं कि दिल्ली में जो रोक रहे हैं यातायात साधारण नागरिकों का, वो स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री रोक रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति पंजाब में चमकानी है। इसका मतलब दिल्ली की जनता को दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ संकेत दे रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए वो दिल्ली के साधारण नागरिक के अधिकारों का भी हनन कर सकते हैं। वो तो अब यूपी भी जा रहे हैं, उन्होंने तो कल ऐलान कर दिया मैं यूपी में भी चुनाव लड़ूंगा, मैं उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ूंगा। वो तो यूपी भी पहुंच रहे हैं। वो कहीं से भी चुनाव लड़े अमीश जी, स्वतंत्र देश है, बस ट्रैफिक ब्लॉक ना करें। लेकिन ये राहुल गांधी जी का तो कहीं से भी लड़ना हो जी, राजनीति कहीं भी करनी हो, लेकिन ये कहां का न्याय है? आपकी जनता दिल्ली में हो या देश में हो, उन्होंने भारत बंद का ऐलान ऑपोजिशन का फेल किया। ये कहां का न्याय है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री
इस प्रकार का प्रण लेता है कि मैं प्रशासनिक जामा तो पहना दूंगा कानून को, स्वयं इसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे राजनीति पंजाब में चमकानी है, इसलिए दिल्ली के उस बॉर्डर पे जाकर बैठ जाऊंगा, जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली के नागरिकों को यातायात संबंधी दिक्कत हो, बल्कि जैसा कि इंडस्ट्री ने बार बार कहा कि दिन का 3,500 करोड़ रुपया इंडस्ट्री को घाटा हो रहा है। ये कहां का न्याय है? 1800 फैक्ट्रियां बंद है, 1800 फैक्ट्रियों के मजदूर राजनीतिक रोटियां तो सीख रहे होंगे, लेकिन उन 1800 फैक्ट्रियों में जो लाखों लोग काम करते हैं उनकी रोटियां कहां करके बैठे हैं? 1800 फैक्ट्रियां दिल्ली में जो बंद करके बैठे हैं वो और कोई नहीं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता तो इस भ्रमजाल में नहीं फंसेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि फैक्ट्रियां वहां पर चलती रहे, वो चाहते हैं कि यातायात के साधन में कोई भी अंकुश ना आए। और पंजाब में भी पहले भी हार चुके हैं, निश्चित रूप से आगे भी हारेंगे, लेकिन प्रश्न उठता है एट व्हाट कॉस्ट, कीमत क्या है? लेकिन राजनीति के अंदर अब कीमत की तो बात नहीं रह गई। आप देखिए, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि देश के किसान पंजाब के किसानों के बराबर आय चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार बिहार के किसानों के बराबर उनकी आय करना चाहती है। उनका कहना है कि बिहार का किसान तो बहुत गरीब है, पंजाब का किसान बहुत अमीर है, बाकी तो उनका कहना ये है। मैं राहुल गांधी जी के संदर्भ में दो बातें कहना चाहती हूँ। अमेठी के पूर्व सांसद थे, जब वो वहां पर सांसद थे, आप तब पूछ लीजिए वहां पर क्या किसान सम्मान निधि में किसी भी किसान को सालाना 6,000 रुपया मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था। अमेठी के आज 2 लाख किसानों के पास 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मुहैया किसने किया? राहुल गांधी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने किया। अब अमेठी से वो गए वायनाड। आज अगर राहुल गांधी से पूछिए कि जिस एपीएमसी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या उनके लोकसभा के क्षेत्र में वो व्यवस्थाएं चल रही हैं? बिल्कुल नहीं चल रही। तीसरा, आप पंजाब का बार बार अमीश जी उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल के आने के बाद पंजाब का किसान इतना आक्रोशित है कि सबके सब मोदी के खिलाफ है। मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूं। सितंबर माह के बाद जो एमएसपी का ऑपरेशन हुआ धान की खरीदारी का, उसमें 71,000 करोड़ रुपया 40 लाख से ज्यादा किसानों को दिया गया, सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। और अमीश जी उसमें से 60% जो लाभार्थी हैं वो पंजाब से हैं, जिसका राहुल गांधी उल्लेख कर रहे हैं। उसमें से 60% किसान जिनको 71,000 करोड़ रुपया मिला वो सब पंजाब के हैं। इसका मतलब राहुल गांधी पंजाब गए, ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर बैठे, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। पंजाब का ये 9 से 10 लाख किसान आया और उन्होंने एमएसपी के ऑपरेशन में भाग लिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और करोड़ों रुपए सीधे अपने बैंक के खाते में पाए। तो आज मैं किसको सच मानूं, राहुल गांधी को या फिर वो 40 लाख से ज्यादा किसान को जो एमएसपी के ऑपरेशन में सम्मिलित होकर 71,000 करोड़ रुपए का लाभ पा चुका है? प्रियंका गांधी का मैं फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था, जिसको पीआईबी ने कहा है कि ये फेक न्यूज की कैटेगरी में आता है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा, जिस भारतीय रेल को देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, बीजेपी सरकार ने उस पर अपने अरबपति मित्र अडानी का ठप्पा लगवा दिया है। कल को धीरे धीरे रेलवे का एक बड़ा हिस्सा मोदी जी के अरबपति मित्रों को चला जाएगा। देश के किसान, खेती किसानी को भी आज मोदी जी अरबपति मित्रों के हाथ जाने से रोकने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है चाहे कि राहुल हो चाहे श्रीमती वाड्रा जी, क्या आपको लगता है कि आप जब रेल की बात करते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करती हूं जी कि आप थोड़ा आए रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री को देखें। नहीं, मैं 2 बातें इसमें कहना चाहूंगी। इमेज मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी और श्रीमती वाड्रा की कोई अच्छी खासी है जिसके ऊपर मुझे कोई दृष्टि डालनी पड़े, लेकिन आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ अमीश जी। रायबरेली, जहां पर श्रीमती वाड्रा और श्रीमती गांधी का परस्पर वहां पर एक समन्वय रहता है राजनीति की दृष्टि से, वहां पर एक रेल कोच फैक्ट्री है। आप मेरी ना माने, आप यूपीए के कार्यकाल के प्रकाशन को निकाल कर देख लें। रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री को सिर्फ सोनिया जी के लिए चलाना है ताकि वो फीता काट के फोटो खींच सके। उसके लिए पंजाब से ही बोगी निकाली गई, उसको रायबरेली लेकर पेंट कराया गया ताकि लोगों को भ्रमित करा जा सके कि देखिए यहां पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जब मोदी की सरकार आई तब वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन फैक्ट्री के नहीं, हिंदुस्तान के रेल इतिहास में रायबरेली में सुनिश्चित अगर किसी ने कराया तो मोदी जी की सरकार ने कराया।
तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, और जो आज हितैषी बन के घूम रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए जी, मैं अमेठी की सांसद हूं, वहां पर आपके शो में मैं पहले भी कह चुकी हूं, 6 साल से एक स्टैंडिंग ऑर्डर है जिला प्रशासन का। सम्राट साइकिल की जमीन किसानों की थी, जिस पर हथिया कर बैठे हैं श्रीमती वडेरा, गांधी और राहुल गांधी। देश की चिंता छोड़ें, पहले कम से कम जहां 50 साल उनके परिवार ने राज किया, वहां पर जो किसान की जमीन हड़पी है वही लौटा दे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ थी।